हमारे साथ एक ऐसे कंपाउंडर हैं जिनके पास इलाज करवाने के लिए आप कभी भी नहीं जाना चाहेंगे। उस तरह से हथौड़े तक ये पहुंचे हैं, हथौड़ा त्यागी पाताल लोक के। स्वागत है अभिषेक आपका एबीपी न्यूज पर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए, आपका भी और एबीपी का भी। और सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि मतलब पाताल लोक जब मैंने देखी तो वाकई में डर लग गया था, लेकिन आप तो बड़े डैशिंग लग रहे हैं गॉगल्स वॉगल्स लगा के, और मतलब मैंने तो उम्मीद ही नहीं की थी कि अभिषेक बनर्जी इस लुक में मुझे मिलेंगे। मेकअप का टाइम बचाने के लिए और कुछ नहीं है। और मुझे मेरे कुछ को एक्टर्स हैं जो मुझे बार बार बोलते रहते हैं कि यार तुम इंटरव्यूज में ऐसे कैसे आ जाते हो यार। तो मैंने बोला यार मतलब घर पे हूँ तो फील भी नहीं आती कोविड के चक्कर में। मतलब वैसे भी आपके वो कैरेक्टर्स ऐसे हैं कि उन कैरेक्टर्स में अगर आप इंटरव्यू के लिए आ भी जाओगे तो लोग डर के भाग जाएंगे, देखेगा कोई नहीं। हाँ नहीं, मैंने सोचा कि मतलब थोड़ा सा भी ये चेंज करना पड़ेगा, मतलब सिर्फ डराने के काम नहीं है, मतलब और भी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हम यही असल में बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए अभिषेक कंपाउंडर हैं मिर्जापुर के, बहुत से लोगों के लिए हथौड़ा त्यागी हैं पाताल लोक के, और जाहिर है ये दोनों किरदार आपके जो हैं बहुत पॉपुलर हुए, लोगों ने इन्हें बहुत प्यार दिया। लेकिन अभिषेक बनर्जी इसके अलावा भी भाई बहुत कुछ करते हैं, तो उसी चीज को, वो वाले अभिषेक बनर्जी को ढूंढने के लिए आज हम जो है इस इंटरव्यू को कंडक्ट कर रहे हैं। अच्छा अभिषेक, सारी बातें करेंगे आपसे, प्रोजेक्ट्स पर क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ ये साल कैसा रहा, आगे क्या करेंगे, ये बताइए शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत आप ही के कॉलेज से, जैसे कि आप 2002 में आए थे, 2003 में एक नन्हा सा लड़का बहुत सारे सपने लिए कॉलेज में आया था, क्योंकि अमिताभ बच्चन जी का कॉलेज था, अगर आपको याद हो। बिल्कुल बिल्कुल, किरोड़ीमल कॉलेज से मैं भी पढ़ा हूं और अभिषेक भी पढ़े हैं, और बहुत सारे स्टार्स पढ़े हैं वहां से, शक्ति कपूर साहब भी वहीं से पढ़े हैं। सतीश कौशिक हो गए, आजकल के टाइम में बहुत सारे, हमारे मुन्ना भैया भी वहीं के हैं। मुन्ना भैया भी वहीं के हैं, बिल्कुल। तो मतलब जीशान आयुब हो गए, और भी बहुत सारे डायरेक्टर्स, राइटर्स, लिरिसिस्ट वहां से निकले। तो आई थिंक वो शुरुआत वहीं से हुई थी, उसी कॉलेज से हुई थी, और वहां की थिएटर सोसाइटी से, वहां के आई थिंक एक हाव भाव से मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो बात होगी उस कॉलेज की, और उस दिल्ली यूनिवर्सिटी की कितने सारे लोग वहां से बॉम्बे आते हैं। तो वहीं सारी नींव रखी गई, बेसिक जो है आई थिंक एक्टिंग के बारे में जो सीखा वहीं सीखा, और वहां पर काफी सारे नाटक किए, काफी सारे प्लेस किए। हमारा प्ले हुआ करता था हवाला, जो काफी फेमस हुआ था। पहली बार अखबार में मेरी फोटो उसी नाटक की वजह से आया था। So those were the days, yeah. I mean, that's how everything started. And then, of course, मतलब रियलिटी पे आ गए, बॉम्बे आए, बॉम्बे के धक्के खाए। कास्टिंग डायरेक्टर भी आप जो हैं अभी भी बहुत कम लोग शायद इस पहलू से आपके, क्योंकि एक्टर जो स्क्रीन पे दिखता है ना, लोग उसको ज्यादा जानते हैं, लेकिन अभिषेक कास्टिंग डायरेक्टर भी, और आमिर खान की रंग दे बसंती से भी आपका क्या कनेक्शन है, जरा वो भी बताइए। वहां तक कैसे पहुंचे? आई थिंक थर्ड ईयर कॉलेज में थे, और हमारे अगेन प्लेयर्स के एक सीनियर है सुनील पांडे, जो कि राकेश सर के उस टाइम एसोसिएट डायरेक्टर थे। तो उन्होंने हमारे कॉलेज में, जब तो हम लोग थिएटर वाले करते थे, तो बुला लिया कि भैया जो हो आ जाओ, सीन शूट करना। हम पहुंच गए, और वहां पहुंचकर फाइनली पता चला कि वी हैव अ लाइन एंड स्टफ लाइक दैट, और वो सीन शूट हुआ। उस सीन में मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, शुभम जो कि अनपॉज्ड के राइटर भी हैं, विशाणु ई बालिव के राइटर हैं, प्लेयर्स के हैं, तुषार पांडे जो छिछोरे में मम्मी बने थे। तो हम सब का एक छोटा एक सीन था, और मतलब एक सीन से इतने सारे टैलेंटेड एक्टर्स जो हैं और इतने सारे टैलेंटेड लोग जो हैं वो निकले। चंदन रॉय सान्याल उस सीन में है, और शिवानी बेदी जो कि यूट्यूबर है, ब्लॉगर है, वो है उस सीन में। ऐसे काफी सारे इंटरेस्टिंग एक्टर्स मिलेंगे आपको। सो दैट वो एक बहुत ही बेसिक, जिसे कहते हैं कि एक्सपीरियंस के लिए किया था, कभी सोचा नहीं था कि उसका कोई भी श्रेय हमको बाद में मिलेगा। बिल्कुल, अगर आज अगर बाकी के प्रोजेक्ट्स ना होते तो मुझे लगता है उसकी बात भी शायद नहीं होती। जी एग्जैक्टली। तो मैं पाताल लोक के बाद कुछ लोगों ने वो कुरेद के निकाला कि यार ये तो सबसे पहले रंग दे बसंती में आया था, इसके कितनी स्ट्रगल की है देखो इसने। और वो जो आई थिंक ये कहानियां बड़ी सुरीली लगती है कि देखो एक आदमी जूनियर आर्टिस्ट हुआ करता था और आज ये है। पर सच बताऊं उस टाइम भी हम लोग जूनियर आर्टिस्ट नहीं थे,
उस टाइम हम जिस क्या बोलते हैं स्पेस से आ रहे थे, जिस एटमॉस्फेयर ऑफ स्टूडेंट थिएटर से आ रहे थे, हमारे लिए उस टाइम फिल्म में उतना करना हीरोइज्म से कम नहीं। So you know, at that stage, I think that was very big, and at this stage, whatever is happening, that's also very big. So I think वो stages पे depend करता है, अगर तो हर किसी की जिंदगी में कहीं ना कहीं सकती है। So I mean, yeah, मतलब बहुत बहुत अच्छे memories हैं यार इस टाइम पे। तो उसके बाद जब फिर मुंबई आए तो फिर स्ट्रगल किस तरह से हुआ, किस तरह से काम की शुरुआत हुई? तो मुंबई आने के बाद एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब आप नए नए बॉम्बे आते हैं ना, तो आपको इन्फॉर्मेशन बड़ा मुश्किल से मिलता है। आप इतनी आसानी से आपको पता नहीं चलता कि कहाँ ऑडिशन हो रहा है, कहाँ काम मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा। तो ये समझने में टाइम लग गया। और बिकॉज थोड़ा बहुत कास्टिंग जो है देवडी से मैंने की थी दिल्ली में। गौतम सर जो किशन चंदानी है, जो कि काफी सीनियर कास्टिंग डायरेक्टर है, और जमाने में he used to cast for अनुराग sir's all his movies, like, you know, Black Friday, देवडी, गुलाल, नो स्मोकिंग। तो देवडी की जब कास्टिंग कर रहे थे तो वो दिल्ली में थे, और मैं और अनमोल आहूजा जो मेरे पार्टनर है कास्टिंग में, हम लोग उनको हेल्प करते थे एक्टर्स ढूंढने में, फलाना ढूंढना। और मैं अच्छा उस वक्त ये नहीं लगता था कि यार हम तो कास्टिंग डायरेक्टर, मतलब हम तो हीरो बनने आए यहाँ पे, और हम जो है दूसरे लोगों को जो है हीरो बना रहे हैं, कास्टिंग कर रहे हैं? नहीं, वही तो शुरुआत यही हुई थी कि कास्टिंग डायरेक्टर के सामने जाके अच्छा मतलब यू नो क्यूज देंगे, और कान में उनको सुनाई देगा कि भैया देखो डायलॉग तो अच्छा बोल रहा है, अच्छा है। वो कहानियां सुनते ना बॉम्बे के बारे में कि कोई एक दिन आपको देखता है और आपको तुरंत वहां से आपको हीरो बना देता है। बिल्कुल आवाज सुनता है और बोलता है अरे ये लड़का कौन है यार, ये चीज तो आपको भी बेसिकली वी ऑल थॉट दैट, बट इट्स नॉट दैट सिंपल ऑफ कोर्स, राइट। एंड वहां से फिर गौतम सर ने मुझे वहां बोला दिल्ली में कि यार तुम बॉम्बे आ जाओ, तुम दिल्ली में करके रहो। दिल्ली में मेरी गर्लफ्रेंड भी, तो मुझे छोड़ के आना नहीं चाह रहा। तो मैं she was finishing her graduation, so I was waiting for her. मैं कॉलेज में थी किरोड़ीमल में? नहीं, वो गार्गी कॉलेज में थी, और थिएटर के, अच्छा वो गार्गी, थिएटर से ही हमारे ताल्लुकात बने। तो मतलब यू नो माय प्रायोरिटीज आर वेरी सेट। उस टाइम मतलब मेरे लिए रोमांस ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो मैंने सोचा कि यार ये एक्टिव होती रहेगी, पहले इस चीज पर ध्यान लगाया जाए। तो आई वाज टेकिंग इट वेरी लाइटली। मैं एडिटिंग में काम करता था, थिएटर वर्कशॉप लेता था बच्चों की स्कूल्स में, कॉलेजेस में। बट देन गौतम सर टोल्ड मी कि यार तुम बॉम्बे आओ यार, क्या कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। वो सुन के मुझे लगा कि इतना बड़ा कास्टिंग डायरेक्टर, अब ये वो ड्रीमी मोमेंट है एक यूथ के जिंदगी में, यू नो, कि आपको कोई सीनियर आदमी बोलता है कि अरे यार आ जाओ, पहला मौका। Bombay, and then I packed my bags, and next, I think within 4-5 months I was in Bombay. And then I realized कि यार ये तो मतलब सिर्फ ड्रीम ही नहीं है, there's a lot of hard work, and there's a lot of patience you need. So it's not going to happen in a day. शायद साल 2 साल लग जाए। आप ये सोच के आते कि 2 साल में तो बन ही जाएंगे। And then the drill starts. Now because you come from a family which is not capable of, you know, maybe handling your daily expenses and your basic routine expenses in a city like Bombay. So you needed to work. हमारे यहाँ मतलब अगर आप वेटर बन जाओ या कुछ और काम कर लो तो मतलब समाज में झूठू हो जाता है। तो मतलब you have to do a prestigious job also. Pressures भी अलग है हमारे यहाँ कि बेटा बम्बई गया है और वहाँ जाके वेटर है, वेटर बन गया, तो वो नहीं बन सकता। तो मतलब काम भी थोड़ा सा औहदे वाला करना है। तो मुझे लगा चलो ये कास्टिंग का काम मुझे आता है, मैं एक्टर हूँ, मुझे सीन समझ में आता है, मुझे डायरेक्टर का ब्रीफ समझ में आता है, मुझे एक्टर को उसके कैरेक्टर तक पहुंचाना भी आता है कि मैं को एक्टर बन सकता हूँ। तो ये सारे एप्टीट्यूड मेरे अंदर है, तो व्हाई नॉट become a casting assistant and earn money through it, and who knows, someday some director is going to give me work. That is the thought with पहली फिल्म में कास्टिंग एसोसिएट बना। दूसरी फिल्म जब वो डायरेक्टर मिलन लूथरिया साहब, जब वो अपनी डर्टी पिक्चर बना रहे थे, उन्होंने मेरे सीनियर को बोला कि यार तुम कर लो आगे कास्ट। गौतम ने वो फिल्म मना कर दी, और उनके मना करने की वजह से मुझे वो फिल्म एज ए सोलो कास्टिंग डायरेक्टर, आपकी किस्मत खुल गई। बिल्कुल। तो फॉर अ 24-year-old बॉय, यू नो, बीइंग एन एचओडी ऑन अ फिल्म, बिग फिल्म, बालाजी प्रोडक्शन, विद्या बालन, उस जमाने में बहुत सुपर हिट रही थी, बहुत कंट्रोवर्शियल भी रही, बहुत सुपर हिट भी रही। It earned 100 CR in that time, and that was a female-centric film. And I'm talking about 10-11 years back, so it's a decade. So एक जमाना है, you know.
तो वहां से फिर मुझे लगा कि यार ये तो एक मेरी अच्छी पार्ट टाइम जॉब निकल गई, ये मैं करता रहता हूँ। और मुझे कास्टिंग में मजा आता था, क्योंकि मैं शायद दूसरे नए एक्टर्स को मौका देने में ना कभी कभार उनकी खुशी को खुद की खुशी ढूंढ लेता, बेसिक बात। और खुद अपने आप को बचा के रख रहा था कि यार हर जगह छोटे रोल्स नहीं करने, या तो दोस्त नहीं बनना हीरो का, या उस टाइम मतलब जो जैसे कहते हैं कि राइटिंग में भी कैरेक्टर्स इतने शायद डिफाइन नहीं होते थे, बहुत हीरो सेंट्रिक या हीरोइन सेंट्रिक या हीरो हीरोइन सेंट्रिक फिल्में आई थिंक बन रही थी। एंड देन सडनली थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग and there was a lot of independent cinema happening, and web came in the picture, and by that time I had already lost hope because मुझे कुछ मिल नहीं रहा था, कहीं से कुछ काम हो नहीं रहा था, कास्टिंग डायरेक्टर होने के बावजूद भी you know खुद को कास्टिंग कर पा रहा था, ऐसे कैसे directors they were not taking me seriously because they thought that I'm a casting director. You know, there was a lot of confusion within me, and of course the filmmakers who I was working with. But what I did was I told myself that I have to train myself. I have to go to NSD, and I didn't go to FTI. I did my theatre and did my basic acting training from Players Theoretical College, and after that I needed मुझे कुछ जैसे कहते हैं कि मुझे एक बेसिक कैमरा एक्टिंग की ट्रेनिंग चाहिए, और वो ट्रेनिंग मुझे ऑडिशन रूम में बैठे बैठे तो मिल रही थी, व्यूज दे के मिल रही थी, लेकिन सेट पे जाके नहीं मिल रही थी। तो मैंने क्या करना शुरू किया, मैं सेट पे छोटे छोटे एक एक सीन्स करना शुरू किया। बॉम्बे टॉकीज में जाके एक डायलॉग, गोवा गॉन में जाके एक सीन कराया, और भी नो वन की जैसिका में 2 सीन करे। तो ये सिर्फ अपनी ट्रेनिंग के लिए कर रहा था, दिस वाज नॉट कोई ऐसा एम रिलेटेड नहीं था, ये नहीं सोचा था कि इससे मुझे कोई काम मिलेगा या कुछ होगा, बट जस्ट लाइक यू नो बेसिक टू ट्रेन माय सेल्फ एज एन एक्टर। और ये करते पिक्चर्स, मीडियम का पिक्चर्स एक छोटा सा सीन था वो तो काफी फेमस हुआ था, उसने मुझे आई थिंक दैट गिव मी बैक द कॉन्फिडेंस आई लैक्ड ओवर द इयर्स। मुझे 7-8 साल हो गए तो मैं एक्टिंग नहीं कर पा रहा था, कोई पहचान नहीं मिल पा रही थी एज एन एक्टर, एंड सडनली दैट हैपेंड एंड पीपल स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग मी, एंड देन सडनली आई रियलाइज कि नहीं यार शायद मुझे थोड़ा और पुश करना चाहिए, और मैं करने लगा। मैं अपने दोस्तों से मिलने लगा जो शॉर्ट फिल्म्स बना रहे थे, बनते बनते देवाशीष मकीजा ने मुझे अज्जी में कास्ट किया, अज्जी कौशिक ने मुझे स्क्रीन के लिए ऑडिशन, एंड देन हैपेंड देन आई बिकेम एन एक्टर फाइनली, यू नो प्रोफेशनल एक्टर जिसे कह सकते हैं, और वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। एंड देन ऑल द लव। अच्छा, एक चीज मैंने जैसे बड़े सारे एक्टर्स के इंटरव्यूज देखे हैं, बात भी की है, तो वो कहते हैं कि जो कास्टिंग होती है ना, आप तो कास्टिंग डायरेक्टर रहे हैं, तो बड़े सारे लोग होते हैं कमरे में, तो कोई निकल के आता है और 4-5 को सेलेक्ट करता है, यू आर फिट फिट फिट, बाकी नॉट फिट नॉट फिट नॉट फिट। मतलब पंकज त्रिपाठी साहब ने, जो आपके कालीन भैया हैं, उन्होंने ये बात खुद बताई थी। तो आपने कितनों को नॉट फिट कहा और आपको कितनी बार नॉट फिट कहा गया? नहीं, तो मैं तो इस डर से ही नहीं किया कि मुझे नॉट फिट बोल दे। आपने तो कईयों को नॉट फिट कहा होगा। मैं एक बार एक ऐसे ऑडिशन में गया था, और उस दिन के बाद से मेरी हिम्मत नहीं, मुझे लगा कि यार ये तो मैं कैसे करूं, मैं अपने भीड़ में जाके अपने आप को कैसे बुलवाऊं कि मैं फिट नहीं हूं। अब क्या है, बाद में जब मैं कास्टिंग करने लगा तो मुझे समझ में आया कि फिट और नॉट फिट का क्या खेल है। ये फिट और नॉट फिट का खेल क्या है कि उस टाइम पे ना ऑर्गेनाइज नहीं था कास्टिंग इंडस्ट्री, और अभी भी कई जगहों पे ऐसा होता होगा, पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत कम। I think the major professional casting directors, they don't do it anymore. So what it basically means is कि क्या आप उस कैरेक्टर में, उस किरदार में फिट है कि नहीं। तो अगर मैं एक 6 फुट 2 इंच का लड़का ढूंढ रहा हूँ जो कि बॉक्सर लगे, और मैंने बॉम्बे में एक ऑडिशन स्टूडियो बुक करके बोल दिया है कि मुझे बॉक्सर चाहिए 6 फीट 2 इंच के, कैरेक्टर है, आप आ जाइए। अब क्या है कि बहुत लोग जो 6 फीट के आसपास भी नहीं है वो भी आ जाएंगे। हाँ, वो भी आ जाएंगे, बिल्कुल है ना, कि हर किसी को हीरो बनना है। यू नेवर नो वाली बात है, वही जो मैंने बोला सबने, दोनों एवरीबॉडी थिंक्स यार क्या पता, चले जाते हैं, देख लेते हैं, तो बहुत भीड़ हो जाती है। अब जब 200 लोग खड़े होते हैं स्टूडियो के बाहर, और 2 लोग अंदर ऑडिशन ले रहे होते हैं, और उनको पूरा दिन वो ऑडिशन लेना है,
समझ रहे हैं? पूरा दिन उनको बैठ के एक एक एक्टर को समझाना है कि ये कैरेक्टर है, ये सीन ये है, वो है, फलाना ढिकाना, अपने हिसाब से। मैं कह रहा हूँ कि अपने अपने एप्टीट्यूड और अपने अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से लोग करते हैं, पर काम किसी एक ही करते हैं। तो टाइम बड़ा कम होता है सबको समझाना कि यार तू बॉक्सर नहीं लगता, ठीक है, तेरे मतलब तू फिट है लेकिन तू बॉक्सर नहीं है। अरे हाँ, लेकिन आप बॉक्सर जिंदगी असल जिंदगी में हो लेकिन लगते नहीं हो। मैं समझ गया। एक्सप्लेनेशंस देना इतना ज्यादा लंबा हो जाता है कि तभी एक चीज इजाद की गई थी, ये हमसे पहले हो रहा था कि भैया एक दरवाजा खुलता है और एक बंदा आके 200 लोगों में से जो उसको लगता है कि मेरे कैरेक्टर में सही है, वो बोलता है टू फिट टू फिट टू फिट टू फिट, नॉट फिट नॉट फिट नॉट फिट नॉट फिट। अब ये बन गई की लड़ाई, ये बन गई की लड़ाई, लेकिन ये एक्चुअली काम है और ये टाइम बचाने के लिए इस चीज का किया गया। अब चीजें बदल गई हैं। अब हम एक्सपेक्ट भी करते हैं एक्टर से कि वो समझ के आए कि वो कौन से ऑडिशन में आ रहे हैं और क्या वो जेन्युइनली सूटेबल है कि नहीं। तो उसका एक्चुअली राइट वर्ड है कि सूटेबल और नॉट। अच्छा आपने राइट अच्छा आपने कहा कि मुझे शुरू में लगता था दोस्त का रोल नहीं करना, इसीलिए मैंने बहुत सारी चीजें नहीं भी की। फिर आप मिर्जापुर में ऐसे दोस्त बने, मुन्ना भैया के दोस्त, मतलब जैसा दोस्त हर कोई चाहेगा, तो मुन्ना भैया के लिए कालीन भैया को मारने पहुंच गया। तो मतलब वो रोल क्यों किया फिर आपने, और कैसे मिली आपको मिर्जापुर, ये सवाल तो बहुत लोग जानना चाहेंगे। तो क्या है कि अब ये कास्टिंग में फॉर्म हो चुका था, हम लोग 7-8 साल कास्टिंग कर चुके थे। मैंने तो जैसे मैंने कहा कि मैं एक्टिंग का सपना जो है बहुत दूर से देख रहा था। मुझे लगा था चलो यार आराम से जिंदगी जीते, जब होना होगा हो जाएगा। लेकिन एक्टिंग में खींचा, और वो खींचा ऐसा कि इनसाइड एज में भी मैंने एक छोटा सीन किया था, और वो इतना अंधेरे में है कि आप पहचान नहीं पाओगे। और ये इसलिए किया था क्योंकि करण अंशुमन मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। आई थिंक ही इज अ वेरी वेरी ब्राइट माइंड, ही हैज अ ग्रेट विजन। तो व्हेन कभी कभार क्या होता है कि बिकॉज मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूँ और एक्टर भी हूँ, तो कुछ डायरेक्टर्स को पता है कि मैं एक्टर। तो अगर आप एक्टिंग करते हैं तो आपके आसपास के दोस्तों को तो पता होगा ना कि आप एक्टिंग करते हैं। बिल्कुल। तो वैसे ही करण को पता था कि मैं एक्टिंग में इंटरेस्टेड हूँ, मैं करना चाहता हूँ, लेकिन वो मुझे कुछ अच्छा ऑफर कर नहीं पा रहे, तो मैं करना भी नहीं चाहता था। ये मिर्जापुर की कास्टिंग काफी टाइम से चल रही थी और उनको कंपाउंडर में एक लंबा लड़का चाहिए था। लंबा लड़का इसलिए चाहिए था क्योंकि दिवेंदु, ब्रह्मा और प्रशांत तीनों की हाइट कहीं ना कहीं थोड़ी सी अनइवन, तो उनको एक लंबा चाहिए था ताकि थोड़ा सा थ्रेड दिखे उस गैंग दिखे मिर्जापुर का। हाँ, जो ब्रह्मा जो है ललित, उनका जो पहले वाला नाम वो नहीं लूंगा, लेकिन जो ललित है और वो उनको देखेंगे तो आपको थोड़ी हंसी आएगी। मुन्ना भैया भी थोड़े मतलब अपने उसमें है, प्रशांत भी थोड़ा सा है, तो उनको एक चाहिए था कि लंबा लड़का, मिल नहीं रहा था कोई। तो करण ने मुझे बोला कि तू करेगा कंपाउंडर, मैंने मना कर दिया। मैंने बोला मैं नहीं करूंगा, दोस्त वाले रोल नहीं करूंगा। पर बाद में मैंने हाँ इसलिए बोला क्योंकि दिवेंदु मेरे खास है, दिवेंदु कॉलेज के सीनियर है। करण और अनमोल जो मेरा पार्टनर है, उसने मुझे बोला कि भाई कर ले, जो यूरो ट्रिप पे गया है, यूरो ट्रिप पे गया हुआ था, उसने बोला कि उसका पूरा पैसा जो है ना वो निकल जाएगा, वो निकल जाएगा। मैंने बोला हाँ यार ये पूरा आइडिया नहीं है, वैसे दिवेंदु के साथ थोड़ा स्पेंड हो जाएगा, मजे ही आएंगे, थोड़ा कैमरा का एक्सपीरियंस हो जाएगा और पैसे भी आ जाएंगे। मैंने बोला अच्छा एक काम कर, मुझे मेरे सीन्स भेज दो। मैंने 2 सीन पढ़े, एक सीन जहाँ पे वो उस तरह का इस्तेमाल करना बताता है और दूसरा सीन जहाँ पे कंपाउंडर मरता है। वो 2 सीन पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अगर कुछ करने लायक है तो इन 2 सीन्स में है, और अगर कोई अच्छा एक्टर होगा तो इन 2 सीन से तेरी पहचान हो जानी चाहिए, नहीं होगा तो नहीं होगी, सीधी सी बात। तो वो एकदम रिस्क था, कभी सोचा नहीं था कि उसका आउटकम क्या होगा, बिल्कुल नहीं सोचा था कि कंपाउंडर नाम को भी लोग याद रखेंगे या उस नाम से इतना मशहूर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं सोचा कि सीजन 2 में भी लोग बात करेंगे कंपाउंडर। मतलब ये सब आप सोच के नहीं करते हो, आप करते हो और हो जाता है वैसे ही। एंड आई हैड अ लॉट ऑफ, बहुत मजा आया सेट पे, क्योंकि दिवेंदु भाई एकदम मतलब मुन्ना भैया जैसे ही थे मेरे लिए, और
प्यार करता हूँ मैं उनको, और वो भी मुझे उतना ही प्यार करते हैं। आई थिंक वो प्यार भी दिखा, और वो सेंस ऑफ लॉस भी दिखा, और वो दोस्ती भी दिखी, और भाई बिल्कुल। मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब बहुत लोग कहने लगे कि भाई एक कंपाउंडर जैसा दोस्त तो जो है हमेशा होना चाहिए, जो मतलब दोस्त के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। अच्छा, कंपाउंडर जब आप बने तो जाहिर है बड़ा नेगेटिव सा किरदार था, मतलब उस तरह से मार देने वाला, तो कुछ आसपास से कुछ नेगेटिव कमेंट्स मिले? क्योंकि मैंने देखा कि जब आप नेगेटिव किरदार आप करते हैं। हाँ, आजकल सॉरी टू कट यू, बट आई गॉट यू व्हाट यू आर सेइंग। मैं कह रहा हूँ आजकल बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है, लोग एंजॉय करते हैं ग्रे शेड्स, और लोगों को ये समझ में आने लग गया कि असली नहीं है। पहले बचपन में मम्मी समझाती थी मुझे, जब मैं फिल्म देखता था अमजद खान को देख के, बेटा ये एक्टिंग कर रहे हैं अंकल, ये सच नहीं है। क्योंकि पहले आप you're still getting used to celluloid, right? You're still getting used to this medium, this large. Now the audience is used to it, yeah. उनको समझ में आता है कि बंदा एक्टिंग कर रहा है, ये ऐसे असल जिंदगी में नहीं है। तो मुझे हमेशा तारीफ ही मिली। जो एक जो मुझे लगता है कि जो मेरे इसमें नेगेटिव कमेंट्स थे, वो यही थे कि जो मेरे परिवार वाले दोस्त हैं, बच्चों के साथ और जॉइंट फैमिली में रहते हैं, वो कहते हैं यार परिवार वालों के साथ देख नहीं सकते। तो that's the only. So every time they say that, I realize that okay, I can't be doing only these kind of stuff. I have to do both, so that even a family can be. I want to be an actor. सब देखें, मतलब सिर्फ एक तरह की ऑडियंस ना, तो मैं मतलब कंप्लीट हो जाऊँ। In fact, उस नेगेटिव कमेंट से मैं ये हमेशा ध्यान में रखता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपको keep exploring. लेकिन फिर हथौड़ा त्यागी उससे भी खतरनाक, वो फिर कैसे मिला? और फिर वो करके आपको नहीं लगा कि मतलब एक इतना नेगेटिव किरदार मैंने किया, उसके बाद अब ये फिर मैं एक और इतना मतलब 45 मर्डर करने वाला और इस तरह का कैरेक्टर की, मतलब मैंने तो जब देखी पाताल लोक, तो मुझे तो मैं सही कहूं तो कंपाउंडर से ज्यादा खतरनाक हथौड़ा त्यागी लगा। आपको क्या लगा, और मतलब वो रोल किस तरह से हाथ लगा? बिल्कुल, और मुझे एक्चुअली मैंने नहीं सोचा था थोड़ा देखी करूंगा यार, मैं जनरली मैं अंसारी करना चाह रहा हूँ। विश्वास ने जो रोल किया, मैं वो रोल करना चाहता था। मुझे लगा कि मैं एक स्वीट ये वाले कैरेक्टर से ज्यादा शायद एंडियरिंग कैरेक्टर था, और मैंने स्त्री करी हुई थी रिसेंटली, तो मेरे लोग थोड़े से बातें कर रहे थे मेरे, बिल्कुल प्यारे थे या एंडियरिंगनेस पे, तो मुझे लगा ठीक है ना, इस स्पेस में कुछ और करते हैं। पर क्या है कि कंपाउंडर और हथौड़ा त्यागी से पहले एक मेरा कैरेक्टर है, एक फिल्म है जो बहुत कम लोगों ने देखी है, लेकिन मुझे लगता है कि वो मेरा सबसे टफ रोल रहा है आज तक, तो वो है अज्जी, जो कि देवाशीष मखीजा ने बनाई थी, जो कि मेरी पहली फीचर फिल्म, या कह सकते हैं बड़े लेंथ में पहली फीचर फिल्म। उसमें जो मेरा कैरेक्टर था धावले, वो सबसे ज्यादा डार्क कैरेक्टर है आज तक का जो मैंने परफॉर्म किया, और वो करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं डार्क कैरेक्टर्स के बहुत सारे शेड्स कर सकता हूं, क्योंकि जब आप एकदम एक्सट्रीम में चले जाते हैं तो फिर आपको ऊपर या थोड़ा सा उसको एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक जाना इजी हो जाता है, आपको पता है कि जर्नी क्या है। तो धावले करने के बाद आई थिंक मेरे लिए इजी हो जाएगा। मैं आज भी मतलब आई विल नेवर से नो टू अ नेगेटिव रोल और टू अ, लेकिन नेगेटिव में बचा क्या? मतलब आपने हथौड़ा चला ही लिया, उसरा चला ही लिया, मतलब बंदूक वाले विलन तो हमने खूब देखे हैं, लेकिन ये उसरा और हथौड़ा वाले मुझे लगता है ज्यादा खौफ पैदा करते हैं। तो मतलब मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आपको पता नहीं है कि अगला कैरेक्टर कौन सा ऐसा आने वाला है जो मैं खुद सरप्राइज हो जाऊं कि कोई राइटर मेरे लिए ऐसा सोच सकता है। क्योंकि जब हथौड़ा देख मेरे पास आया था तो मुझे लग रहा था कि लोगों को मेरे बारे में क्या लगता है यार। मुझे कहा गया कि मेरी आंखों में हैवानियत, तो ये जब आपको सुनने मिलता है तो लगता है कि क्या रियली और जब कोई आपको ये बात बोलेगा ना, आप आईने में जाके 10 बार अपनी आंखें देखेंगे, क्योंकि आपको तो नहीं लगता, आपको तो ऐसे नहीं लगता कि सामने वाले को लग रहा है, और जब ये सामने वाले को लग रहा है तो आप ये रियलाइज करते हैं कि शायद दिस कैन बी अ वेपन, because you have to just use it and people will believe it, and that's what happened to me when I came to know कि अच्छा मेरी आंखें हैं क्या सबसे मेन जिससे कि कैरेक्टर निकल गया था, तो ठीक है, I will use my eyes, and throughout the performance I've been only using my अच्छा अभिषेक, आपसे जब बात हो रही है तो पाश की बात किए बिना तो बात पूरी हो नहीं सकती। तो
पाश के बारे में कुछ बताइए। एकेडमी अवार्ड्स में जो है फिल्म पहुंची है, तो वो एक कैसी फीलिंग है, और उस फिल्म से जुड़ी जो भी मेमोरीज हों, जो भी चीजें आप शेयर करना चाहें। तो धीरज जिंदल जो डायरेक्टर है, वो मेरे पास ये स्क्रिप्ट लेकर आए थे और मैंने उसको बोला तुझे बनानी क्यों है ये फिल्म, मतलब क्या, मतलब जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि फिल्म की कहानी में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, फिल्म के कैरेक्टर में कॉन्फ्लिक्ट है जो कि कहानी बना रही है। ये बड़ी अलग चीज। तो मैं उस टाइम पाताल लोक की शूटिंग कर रहा था दिल्ली में, और मैंने उसको बोला था ठीक है जब मैं दिल्ली जाऊंगा ना, क्योंकि बजट था नहीं, शॉर्ट फिल्म था, मैंने बोला जब मैं दिल्ली जाऊंगा तब मैं तुम्हें फोन करूंगा, तब वहां पे ना हम तब प्लान करके वहां पे शूट कर लेंगे। And I was doing the film only because of his conviction. सच बताओ, I was not convinced with the story. जब मैंने पहली बार पढ़ा था मुझे लगा था बहुत फ्लैट कहानी, लेकिन कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग था। लेकिन धीरज को कहानी दिख रही थी, उसको वो अपनी दुनिया देख पा रहा था, तो मुझे लगा कि यार ये सही है, तो मुझे इसकी दुनिया में जाना चाहिए। Let me try and see how his world is, because it's always very interesting to just work with different directors और उनको अलग-अलग दुनिया में जाओ, कुछ सीखो और फिर अपने बाकी काम। और शॉर्ट फिल्म से ज्यादा बेटर तरीका हो नहीं सकता अपनी क्राफ्ट को तराश। तो मैंने वो फिल्म की और ट्रक चलाया, ट्रक ड्राइवर का रोल था, इसको एड्स हुआ है, तो अब इसको घर में ये न्यूज ब्रेक नहीं कर सकता। तो ट्रक आता था चलाना या सीखा फिर? नहीं, ट्रक कहाँ से कभी जिंदगी में नहीं चलाया, लेकिन गाड़ी चलाना आता है। तो एक ट्रक ड्राइवर से 1 घंटा पूरा ट्रेनिंग लिया। पहले बड़ा डर लगता है, लेकिन बाद में बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि पूरी सड़क आपकी लगती है। You feel that you don't to anybody, everybody can wait. So और मैं वहाँ पे ढाबे में खाना खाया जहाँ पे ट्रक ड्राइवर्स खाते हैं। बहुत कमाल का खाना, काफी साफ सुथरा था, मतलब जो हम सोचते हैं उससे एकदम विपरीत था कि हर आदमी अपने अपने लेवल में एक जिंदगी जी रहा है। राइट। उसकी चॉइसेस उसकी कहानी बनाते हैं। तो इस फिल्म में भी यही हुआ कि मेरे कैरेक्टर के चॉइसेस ने मेरी जिंदगी को वहां तक लेके गई जहाँ भी है। और जब ये ऑस्कर के लिए यहाँ तक बात चलेगी तो मैं तो I didn't have any words to express it. I still don't know how to analyze this or I don't think ऐसी चीजें सोच, मतलब जो फिल्म आप करना भी नहीं चाह रहे थे वो फिल्म जो है इतनी आगे पहुंच गई। जी, इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक्टर्स को कभी-कभार डायरेक्टर्स की सुन लेनी चाहिए, क्योंकि हमेशा हमारी सेंसेस हमेशा सही नहीं होती। अच्छा, तो वैसे अभिषेक हमेशा कहता हूँ कि जब भी कोई डायरेक्टर बहुत ज्यादा कन्विंस्ड है कि मैं कोई कैरेक्टर कर सकता हूँ और मैं नहीं कन्विंस्ड हूँ, मैं कर लूंगा। क्योंकि अगर डायरेक्टर कन्विंस्ड है तो डेफिनेटली कोई तो रीजन होगा कि वो कन्विंस्ड है, और मुझे शायद वो नहीं पता, तो शायद मैं उसके साथ वो चीज एक्सप्लोर कर लूं। बिल्कुल। अच्छा, वैसे अभिषेक साल 2020 जो है वो हर एक के लिए बहुत ही खराब रहा। कोरोना ने बहुत सी चीजें जो है यहाँ वहां कर दी, लेकिन आपको लगता है आपके लिए पर्सनली, प्रोफेशनली स्पेशली ये साल जो है वो कहीं ना कहीं अच्छा रहा? कुछ अच्छी चीजें आपके साथ हुई, अच्छे प्रोजेक्ट्स हुए? साल 2020 को आप किस तरह से देखते हैं? हाँ, मतलब बड़ी शुरुआत बड़ी अजीब सी हुई बीच में। मतलब ये जब कोविड का टाइम आया तो एक्चुअली समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, कैसे करना है। और जैसे कि मतलब इतने सालों से मेहनत किए जा रहे हैं, तो सडनली जब आपको अगले दिन ऑफिस नहीं जाना है, कोई मीटिंग पे नहीं जाना है, कोई काम पे नहीं जाना, तो बड़ा अजीब सा टाइम था वो। और उस बीच में पाताल लोक आ गई, और कहीं ना कहीं मैं अपने आप को क्वेश्चन कर रहा था कि जो इतनी मेहनत तू करता है रोज, या तू जाता है और तू ये काम कर रहा है और तू सुबह उठ रहा है और तू इसका क्या पॉइंट है? मतलब कुछ हो भी रहा है, कोई देख भी रहा है, कोई समझ भी रहा है, ये अपने आप से आवाज मतलब सवाल पूछता। एंड देन सडनली when something becomes so successful you realize the point of it। तो ये बड़ा अच्छा हुआ कि सक्सेस के साथ ना एक तरह का स्टेलमेंट भी था कि ऐसा नहीं कि आप तुरंत उठ के आप कहीं और जा रहे हो, आपको सक्सेस का थोड़ा सा एक लुत्फ आपने उठाया, घर पे बैठ के जितना आप उठा सकते हो, हम्बली उठाया, ज्यादा शोर शराबा नहीं किया, जितना कर सकते हैं घर में बैठ के उतना ही कर सकते हैं। And then you also have time to connect with yourself and why you actually came to Bombay। क्यों आए थे, क्या रीजन,
तुमने एक्टिंग करना शुरू किया तो क्यों किए? ये सारे आई थिंक रीजनिंग्स या रियलाइजेशंस ये इस पीरियड के अलावा नहीं होगा। तो मैं 2020 को एक बड़े अलग तरीके से देखता हूँ। मैं 2020 को एक टीचर की तरह देखता हूँ और सबकी जिंदगी में हुआ है, उसने कुछ सिखाया और वो अच्छा ही नेगेटिविटीज को इम्पैक्ट लेकर गया है, पॉजिटिविटीज को लेकर आया है। अब इसके बाद, इस ट्रेनिंग के बाद आने वाले टाइम पे हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो हमारे आई थिंक कॉन्शियस पे डिपेंड करता है। सो आई लर्निंग एक्सपीरियंस। या तो अब आने वाले टाइम में अभिषेक को हम किस तरह के कैरेक्टर्स में देखेंगे? क्या कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में भी जरूर जानना चाहेंगे आपसे, कि फिल्में हैं, वेब सीरीज है, जो कुछ भी आप कर रहे हैं अगले साल में 2021 में अभिषेक बनर्जी कहाँ नजर आने वाले? नहीं, मैंने इनफैक्ट मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कि मेरे कॉमेडी वाले काम आए, क्योंकि मैंने पिछले साल 2019 में मैंने 2 फिल्में शूट की थी जो 2020 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोविड के चलते रिलीज नहीं हो पाई। अभी शायद ओटीटी पे हो या थिएटर्स पे हो, प्रोड्यूसर का कॉल है। लेकिन मैं भी देखना चाहूंगा आंखों से डराने वाला शख्स जो है वो कॉमेडी किस तरह से करेगा, मतलब मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ उसे देखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हेलमेट एक फिल्म है, अपार शक्ति है, आशीष वर्मा, नूतन दयाल, सतराम रमानी ने डायरेक्ट किया है, डीनो मोरी और सोनी पिक्चर्स ने प्रोड्यूस किया है। फिर उमेश शुक्ला जी की अगली फिल्म है आंख में चोली, उसमें परेश रावल जी है, शर्मन जोशी, मैं, अभिमन्यु दिसानी, मृणाल ठाकुर, वो भी सोनी पिक्चर्स की है। तो दोनों एकदम आउट एंड आउट कॉमेडी है और फैमिली एंटरटेनमेंट है, तो उनके लिए मैं काफी बेसब्री से वेट कर रहा हूँ। फिर मेरी तो फाइनली जी मैं कह रहा हूँ, मतलब फाइनली फैमिली के साथ भी आपका कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, फिल्में आ रही है, तो दोस्तों की शिकायत दूर हो जाएगी कि आप फैमिली के साथ देख सकते हैं। एग्जैक्टली बहुत जरूरी है। इसके अलावा और कुछ टेक्नोलॉजीज है जहाँ पे एक में थोड़ा सा रोमांटिक सा कुछ कर रहा हूँ, एक में अगेन थोड़ा सा जो मैं ड्रामा स्पेस में काम करने लगा हूँ वो उस स्पेस में कर रहा हूँ। तो अलग अलग है। रश्मि रॉकेट में काफी कैरेक्टर है, वो भी शूट कर रहा हूँ। आपसी बहुत मेहनत कर रही है उसमें। तो प्रियांशु है, बहुत अच्छे एक्टर हैं। तो आकाश खुराना को मैं कई सालों से जानता हूँ थिएटर से, और फाइनली आई एम वर्किंग विद। सो बहुत अगेन कुछ अलग करूंगा उसमें भी। तो मतलब अभी मैं खुश हूँ कि मेरे पास काफी सारे अलग तरह के कैरेक्टर्स हैं दर्शकों को दिखाने के। नाउ लेट्स सी मतलब बदल आता है नहीं आता है। और मुझे लगता है अब दर्शकों को भी देखने में मजा आएगा, क्योंकि जब आपके 1-2 कैरेक्टर्स बहुत फेमस हो जाते हैं, जैसे कंपाउंडर हुआ या हथौड़ा त्यागी हुआ, मतलब उसके बाद लोग ये देखने के लिए एक्साइटेड रहते हैं कि अच्छा ये विलन जो है ये कॉमेडी कैसे करेगा या रोमांस कैसे करेगा। मुझे लगता है और ज्यादा मजा आता है फिर देखने में। बिल्कुल यार, मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट होती है कि मतलब वो सरप्राइज हो गया तो कितना। अच्छा, अभिषेक बनर्जी किस हीरोइन के साथ रोमांस करना चाहते हैं? मतलब एक फैंटेसी बचपन से लगता हो कि हाँ यार हीरो बनूंगा, मुंबई जाऊंगा तो इस हीरोइन के साथ जरूर काम करना है। बचपन से ऐसी कोई फैंटेसी हीरोइंस को लेकर, मतलब सच बताओ तो श्रीदेवी थी। मैंने हमेशा उनको एक बहुत खैर सबकी फेवरेट रही हैं। एग्जैक्टली, मैं उनसे बड़ा फैसिनेटेड रहा हूँ। आज के दौर में देख प्रियंका चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा आई थिंक मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे दीपिका पादुकोण बहुत ज्यादा पसंद है। ये दोनों मुझे लगता है कि कमाल की अदाकार है, कमाल की सुंदरियां हैं। आई थिंक दे आर बोथ ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग्स। और उनकी पर्सनालिटी में एक जिसे कहते हैं कि एक क्या कहें उसको, ऑरा बोले या कुछ भी, मतलब they have something which makes them what they are. मतलब दीपिका प्रियंका के साथ अगर चांस मिलता है तो छोटा मोटा रोल भी कर लेंगे, या वहां पे भी कैरेक्टर्स, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हमें हमारी फेवरेट हीरोइन के साथ काम करने का मौका मिलता है तो हमें लगता है यार चल जो मिल रहा है कर लेते हैं। नहीं कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, वरना नहीं करूंगा। अच्छा कैरेक्टर मतलब वहां भी चूजी है। हाँ बिल्कुल, मेरी पसंद अपनी जगह, काम अपनी जगह। अच्छा, इसके अलावा क्या कुछ हॉबीज हैं, क्या कुछ करना पसंद करते हैं, मतलब अभिषेक एज अ पर्सन जब वक्त होता है? घूमना पसंद करता हूँ। आई लाइक ट्रैवलिंग अ लॉट। मतलब मुझे बेसिकली अलग अलग जगह जाना, वहाँ के लोगों के साथ बातचीत करना, वहाँ का कुजीन्स खाने का बहुत शौकीन हूँ। तो मैं अलग अलग जाके वहाँ के लोकल खाना हमेशा ट्राई करता हूँ।
तो मेरा हमेशा ये रहता है कि मैं जब एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ या काम नहीं कर रहा हूँ तो मैं डेफिनेटली घूम रहा हूँ। और मैं हमेशा शेड्यूल भी ऐसे करता हूँ कि जब भी मैं मेरी शूट खत्म होती है, मेरा एक शेड्यूल खत्म होता है, तो मैं तुरंत उसके बाद कहीं छुट्टी पे घूमने निकल जाता हूँ। तो दैट इज मतलब वो मेरा आप कह सकते हैं कि मेन प्रोफेशन है घूमना, और जो बाकी सारी चीजें हैं उसके साथ पूरी। इसके अलावा अभिषेक, आप कुछ अपने दिल की बात शेयर करना चाहें, अपने फैंस से कुछ कहना चाहें, आने वाले साल के लिए कुछ विशेष देना चाहें तो? हाँ मतलब आई थिंक 2020 में हम सबने यार काफी जैसे कहते हैं स्ट्रगल किया है, सरवाइव किया है, लेकिन सबसे कमाल की बात ये कि सबने सरवाइव किया और सबने किसी ना किसी तरह से अपने आप को खुश रखने का एक जरिया ढूंढा है। और इस चीज को भूले ना बच्चों, 2021 में जाते हुए हम ये रियलाइज रखें कि हम लोग कम में भी खुश रह सकते हैं, और जिसे कहते हैं ना सही अपने आप को शायद सही जगह धकेलने की जरूरत है, रादर देन जिसे कहते हैं रैट रेस या जो चेज करने के सिचुएशन में सारी जनरेशन चली गई थी। आई थिंक वहां से वापस लाकर जो मायने रखती है जिंदगी में उनको ही चेज कर और उन लोगों को करीब रखें जो जनरली आपके लिए सोचते हो, आपके वेल विशर्स हैं। और ये छोटी मोटी चीजें जो है, छोटे मोटे चेंजेस हमको आगे लाइफ में बहुत कुछ सिखाएगी और हेल्प भी करेगी। तो ये कम में खुशी रहना मैं सीखा हूँ इस साल से। मुझे लगता है कि पूरे दुनिया में भी आई थिंक बहुत सारे लोगों ने इस चीज को रियलाइज किया है। आई ऑल विश एवरीबॉडी ग्रेट न्यू ईयर फॉर 2021 और आई होप कि जो भी आपके अड़चनें थी, जो भी प्रॉब्लम्स थी, वो इस साल सॉल्व हो जाए, अगर अभी तक ना हुई। तो बहुत मजा आया अभिषेक आपसे बातचीत करके, बहुत दिल खोलकर आपने जो है हर चीज पर अपनी राय रखी, अपने दिल की बातें कही, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में हो, अपने स्ट्रगल के बारे में। तो उम्मीद यही कि ये साल जितना अच्छा रहा, अगला साल उससे ज्यादा अच्छा रहेगा। और भाई अगले साल हथौड़ा त्यागी की कॉमेडी और हथौड़ा त्यागी का रोमांस ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये हम जरूर वेट कर रहे हैं कि किस तरीके से ये सब होगा। तो हमारी तरफ से बेस्ट विशेस आपको, और एबीपी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच अमित, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।